every point we will cover in a very easy and simple way. इस तरह से हम याद करेंगे. सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फिर साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड देन मेडिको लीगल एस्पेक्ट. ये सारी चीज़ें हमारे 6 इरिटेंट पॉइजन के लिए कॉमन है. ये आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है. इसमें से कुछ भी गलत नहीं है. इसके बाद हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे. जयपाल, गुंजा, भल्लातक, अर्क, स्नूही और लांगली. चलिए शुरू करते हैं हम इरिटेंट पॉइजन में मोड ऑफ एक्शन से. मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? पॉइजन के कांटेक्ट में आने से या उसे इंजेस्ट करने से यानी उसे खा लेने से इरिटेशन होती है टिश्यू में, या फिर लोकली हो या जीआईटी के टिश्यू में हो, यानी इन्फ्लामेशन होता है जिससे सेल डैमेज हो जाती है और फ्लूइड का लॉस होता है और शॉक की वजह से डेथ भी सीवियर केसेस में हो जाती है, ठीक है. क्या समझे हम मोड ऑफ एक्शन से कि पॉइजन या तो कांटेक्ट में आता है या हम उसे इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो टिश्यू को इरिटेट करता है, इन्फ्लामेशन करता है और सेल को डैमेज कर देता है. अब उस डैमेज के कारण फ्लूइड का लॉस होता है और शॉक हो जाता है सीवियर केसेस में, यानी इतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है कि इंसान की डेथ हो जाती है. समझ आ गया कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इरिटेशन है, इरिटेंट करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाती है और फ्लूइड का लॉस हो जाता है और फिर शॉक, ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, जिसकी ट्रिक है वॉमिट, डेंजर. जिसकी ट्रिक क्या है? वॉमिट और डेंजर. वी से आ जाएगा वॉमिटिंग, ओ से आ जाएगा ओरल बर्निंग, क्योंकि हम मुंह से जब उसे इंजेस्ट करेंगे तो ओरल बर्निंग. उसके बाद आता है मोशन यानी डायरिया. आई से आ जाएगा इंटेस्टाइनल पेन और टी से आ जाएगा थ्रस्ट. समझ आया? वॉमिट में सबसे पहले वी से आएगा वॉमिट, ओ से आ जाएगा ओरल बर्निंग, एम से आ जाएगा मोशन, मोशन मीन्स लूज मोशन यानी डायरिया, आई से आ जाएगा इंटेस्टाइनल पेन और टी से आ जाएगा थ्रस्ट. थ्रस्ट क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल का डैमेज होने पर फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो इस वजह से थ्रस्ट. और डी से आ जाएगा डिहाइड्रेशन. ए से आ जाएगा एब्डोमिनल पेन, डेंजर है ये पूरा. एन से आ जाएगा नोजिया, जी से आ जाएगा गिडीनेस, ई से आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जब फ्लूइड का लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा. आर से आ जाएगा रेस्टलेसनेस. समझ आ गया कि इसमें कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं. जो जिसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है वो हम आगे उसी में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ये इसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है, राइट. ये सबके जनरल हैं जो हम लिख सकते हैं सब में कि वॉमिट एंड डेंजर. इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस की. इसमें क्या ट्रिक याद करनी है? रेड गट. क्या याद करेंगे? रेड और गट. आर से आ जाएगा रेड म्यूकोसा, ई से आ जाएगा इरोजन, डी से आ जाएगा डीजेनरेशन, जी से आ जाएगा गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी, यू से आ जाएगा अल्सर एंड टी से आ जाएगा थिक म्यूकोसा. समझ आया? पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्योंकि इरिटेंट है तो इसके साइन एंड सिम्टम्स भी इरिटेंट जैसे हैं, इरिटेशन वाले हैं, और पोस्टमार्टम अपीयरेंस भी इरिटेशन वाली होगी, यानी जैसे रेड म्यूकोसा, इरोजन, degeneration, gastroenteritis, ulceration and thick mucosa, right. इसके बाद हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होगा. इसकी ट्रिक है रैपिड केयर. इसकी ट्रिक क्या है? रैपिड केयर. आर से आता है रिमूव विद एक्टिवेटेड चारकोल. रिमूव करना है उस पॉइजन को. कैसे करेंगे? गैस्ट्रिक लावेज करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल के साथ. ये दोनों एक साथ हैं. रिमूव गैस्ट्रिक लावेज के थ्रू एक्टिवेटेड चारकोल से, ठीक है. पी से आएगा प्रोटेक्ट करना है उसे मिल्क से, एग से. हमारी जो स्टोमक की म्यूकोसा है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो इरिटेंट की वजह से सेल डैमेज ना हो म्यूकोसा, ठीक है. तो इसे हम मिल्क देंगे, एग वाइट एग देंगे, एग एल्ब्यूमिन देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो सेल म्यूकोसा है वो बची रहे. आई से आता है आईवी फ्लूइड्स देंगे क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा था. डी से ड्रग्स देंगे जिसकी भी हमें ज़रूरत है. सी से हमने पढ़ा था इसके साइन एंड सिम्टम्स में कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट. ए से आ जाएगा अवॉइड इरिटेशन.
आर से आ जाएगा रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे। ई से आ जाएगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट, यानी जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें देना है वो हम दे देंगे उस हिसाब से। इसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है, होमिसाइडल है, एबॉर्टिफिशिएंट है एंड ड्रग मिसयूज़ है। इसे याद कर सकते हैं शहद से, SAHAD, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, एबॉर्टिफिशिएंट एंड ड्रग मिसयूज़। तो इरिटेंट पॉइजन में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है, जयपाल, गुंजा, भल्लातक, अर्क, स्नूही, लांगली, इन 6 में से आपसे जो भी पूछता है और इनमें से किसी भी हेडिंग को पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम्स पूछता है गुंजा के तो आप ये सब लिख के उसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स लिख सकते हैं अगर वो है तो, अगर नहीं है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम सबके पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जयपाल। जयपाल का नाम क्या है, क्रोटॉन टिग्लिनम। ठीक, इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है, क्रोटोनोसाइड। 1 से 2 बीज इसका फैटल डोज है, ये फैटल पीरियड है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि समझ आ जाए। ये इसका AP, 1 मिनट, AP एक्टिव प्रिंसिपल आएगा यहाँ पर, FD फैटल डोज, FP फैटल पीरियड है। ठीक है, चलिए, तो जयपाल का एक्टिव प्रिंसिपल क्रोटोनोसाइड है, फैटल डोज 1 से 2 सीड है और फैटल पीरियड 4 से 24 घंटे है। इसमें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम जो होता है वो राइस वाटर स्टूल है। क्या याद रखेंगे, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम राइस वाटर स्टूल है। जयपाल में राइस वाटर स्टूल इसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं गुंजा। गुंजा का नाम है एब्रस प्रिकेटोरियस, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल एब्रिन है, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल एब्रस के नाम से एब्रिन है। 1 से 2 सीड इसका भी फैटल डोज है और 3 से 5 दिन में मृत्यु होती है। इसे सुई पॉइजनिंग भी कहा जाता है क्योंकि गुंजा की छोटी छोटी सुई बनाकर उससे किल किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है भल्लातक। भल्लातक का नाम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। इसका पर्याय होता है भिलावा, तो भिलावानॉल, और एनाकार्डिक एसिड एनाकार्डिएसी फैमिली या फिर एनाकार्डियम से एनाकार्डिक एसिड एंड भिलावानॉल। कार्पस तो 10, सेमिकार्पस और 10, तो इसकी मात्रा होती है 10 ग्राम, यानी 5 से 10 ग्राम। फैटल डोज इसकी होती है 12 से 24 घंटे। ये मैंने आपको जब रस शास्त्र में भल्लातक बताया था उसमें मैंने ये दोनों चीज़ें बताई थी कि बी से ब्लिस्टर्स, बी से बर्निंग होती है यूरिन में, मिक्सचरेशन में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ लिखी नहीं गई है, लेकिन आपको हमने बता दी कि बी से ब्लिस्टर्स है और बी से बर्निंग इन यूरिन है, यानी अल्टीमेटली डार्क यूरिन यहाँ पर हो रहा है। तो बी से भल्लातक, बी से ब्लिस्टर्स ऑन स्किन एंड डार्क यूरिन। और भल्लातक को देखो, बी से भल्लातक, बी से ब्रूज, यानी ये फेक ब्रूज बनाने में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये जब स्किन पर लगता है तो इरिटेंट पॉइजन है तो इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से एक ब्रूज लाइक मार्क हो जाता है, जिससे फेक ब्रूज बनाते हैं, जो कि किसी को फंसाने के लिए, ठीक है, लोग इस्तेमाल करते हैं कि भल्लातक से अपना ब्रूज बना लेते हैं और कहते हैं कि इसने हमें मारा है। ठीक है, इसके बाद आता है अर्क, कैलोट्रोपिस जिजेंटिया। इसमें क्या एक्टिव प्रिंसिपल है, जिजेंटिन एंड कैलोटॉक्सिन। इसकी मात्रा वेरी करती है, ठीक है, तो वेरीज, इसकी एक पर्टिकुलर मात्रा नहीं बताई गई है, लेकिन इसका फैटल टाइम जो है, फैटल पीरियड जो है वो 12 घंटे है। ये स्पेसिफिकली क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया एंड कन्वल्सन्स प्लस कोलैप्स। इसका जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है वो याद करना बहुत इजी है। देखो कैसे, ए आ गया, ए से अर्क आ गया, बी और सी आगे लिख सकते हो, बी से ब्रेडिकार्डिया लिख दोगे और सी से कन्वर्जन और कोलैप्स लिख दोगे। ईजी था एकदम। कैलोट्रोपिस के नाम से कैलोटॉक्सिन आ गया, जिजेंटिया के नाम से जिजेंटिन आ गया। इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, वेरी कर दिया इसकी फैटल डोज, फैटल पीरियड इसका 12 घंटे है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, किसी का भी अगर आपको फैटल पीरियड फैटल पीरियड याद नहीं रह पाता है, ठीक है, तो आप 12 से 24 घंटे लिख कर आ सकते हो, ठीक है।
और जिसको आपको लगता है कि हल्का सा मतलब इतना ज़्यादा तीक्ष्ण पॉइजन नहीं है, तो उसे आप लिख सकते हो कि 24 से 48 घंटे तक। ठीक है, अगर जो तीक्ष्ण पॉइजन है वो 12 से 24 घंटे, जो थोड़े हल्के हल्के पॉइजन है वो 24 से 48 घंटे। समझ आ गया है? चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया ABC याद कर लेंगे। A से अर्क है, B से ब्रेडिकार्डिया और C से कॉलेप्स और कन्वर्जन है। स्नूही, यूफोर्बिया नेरीफोलिया, स्माता यूफोर्बोन एंड रेजिन। इसकी मात्रा भी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि ये दूध है। अब दूध उसी हिसाब से, क्योंकि ये बॉडी के हिसाब से भी डिपेंड कर सकता है, तो दूध कितनी मात्रा में आपने लिया है, आपकी बॉडी कैसी है, ये सब इसलिए वेरी करता है बॉडी के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन। इसकी 12 घंटे है, इसका 24 घंटे है, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आप 12 लिखो 24 लिखो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर एक कॉमन बात यह है कि 12 से 24 लिख दो, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, स्नूही में आपको देखने को मिलता है ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, जैसे कि भल्लातक में मिलता था। स्नूही में ब्लिस्टर ऑन स्किन मिलता है। ये क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है, जहाँ पर आपको भल्लातक नहीं देगा और फिर बच्चे सोचेंगे कि तो आखिर इसका है क्या। तो भल्लातक ना देकर या भल्लातक के साथ साथ स्नूही में भी ब्लिस्टर्स ऑन स्किन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लांगली ग्लोरियोसा सुपरबा, जिसमें होता है ग्लोरियोसिन एंड कोल्चिन। अब आप मुझसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि हमारा NCISM का जो सिलेबस है उसमें तो नहीं बोला है कि बॉटनिकल नेम याद करें। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप इसका बॉटनिकल नेम याद करेंगे तो आपको एक्टिव प्रिंसिपल याद करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, लांगली में जैसे ग्लोरियोसिन एंड कोल्चिन, तो नाम से ही उसके एक्टिव प्रिंसिपल मोस्टली प्लांट्स के होते हैं। जैसे गुंजा का एब्रस प्रिकेटोरियस से एब्रिन होता है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम से भिलावानॉल और एनाकार्डिक एसिड होता है, तो नाम से ही जुड़े होते हैं। इसी वजह से अगर एग्जाम में आए लांगली तो आप नाम भी लिख के आ जाओ, एक्टिव प्रिंसिपल भी, ये तो अच्छा ही है। ठीक है, इसकी मात्रा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लांगली की क्या इम्पॉर्टेंट है? मात्रा 10 से 20 मिलीग्राम, फेटरल टाइम 1 से 24 आवर। ठीक है, वरना 12 से 24 घंटे तो आप लिख ही सकते हो सबका। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम आता है वो है ब्लडी डायरिया। क्या आता है? ब्लडी डायरिया। समझ आ गया? एक बार देखो यहाँ से, सबसे पहले हमने जयपाल पढ़ा था, फिर गुंजा, फिर भल्लातक, फिर अर्क, स्नूही और लांगली। ये 6 ही हमारे सिलेबस में है एज एन इरिटेंट पॉइजन। और ये तो सबका एक स्पेशल है कि इनमें क्या क्या स्पेशल एक्टिव प्रिंसिपल है, फैटल डोज, फैटल पीरियड, और जो सबका कॉमन है वो ये है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ, जैसे भल्लातक का। ठीक है, क्वेश्चन में आपका भल्लातक आ गया, मान लो कि भल्लातक पूरा आ गया है 10 मार्क्स में। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन में आया है कि भल्लातक 10 मार्क्स में लिखे एज एन इरिटेंट पॉइजन, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप भल्लातक हेडिंग डालोगे, उसके बाद लिखोगे इट इज़ एन इरिटेंट पॉइजन। ठीक है, भल्लातक में आप इसका बॉटनिकल नेम लिख सकते हो। ठीक है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम, इसके बाद फैमिली लिख सकते हो एनाकार्डियेसी। ये तीनों पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे। इसके बाद आप इसका लिखोगे मोड ऑफ एक्शन, जो कि है पॉइजन के कांटेक्ट में आने से या फिर इंजेस्ट करने से इरिटेशन होता है टिश्यू का, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है और सेल का डैमेज होता है, और सेल डैमेज होने से फ्लूइड लॉस होता है, और सीवियर केसेस में शॉक के कारण यानी मोस्ट ब्लड लॉस के कारण डेथ हो जाती है। इतना आप लिख देंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। दीज आर द जनरल साइन एंड सिम्टम्स। जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स भल्लातक के मैंने आपको बताए थे वो B से भल्लातक था, B से बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन था, B से ब्लिस्टर्स था, और B से फेक ब्रूज था। ठीक है, तो फेक ब्रूज तो इसमें हम नहीं लिखेंगे, वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर 1 पे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि ब्लिस्टर्स कॉज करता है। सेकेंड हेडिंग आप लगाएंगे कि बर्निंग मिक्चुरेशन होता है। उसके बाद आप अपना ये सारे लिखेंगे जो कि मैंने वॉमिट डेंजर से बताया था। समझ आ गया? इसके बाद आप लिखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में रैपिड केयर है,
आप ये वाले सारे लिख देंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस है जो कि रेड गट से मैंने आपको याद कराया है, फिर ये लिख देंगे। उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट में जैसे भल्ला तक क्या है, फेक ब्रूस कॉज करता है, तो यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं ड्रग के मिसयूज़ में, ठीक है, जिसमें हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे हमने इरिटेंट पॉइजन के लिए पढ़ा है। तो सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, एंट्री इन द बॉडी, जैसे उसकी एंट्री होती है बॉडी में, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंड एक्ट ऑन CNS रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है ना, तो इसलिए एक्ट ऑन CNS रिसेप्टर एंड अल्टर नर्व फंक्शन, यानी नर्व फंक्शन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से CNS का डिसफंक्शन हो जाता है। ये सब का कॉमन मोड ऑफ एक्शन है। इसके बाद कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो है हार्ड टिप RCC, इसकी ट्रिक है इसके साइन एंड सिम्टम्स की, क्या है, हार्ड टिप RCC, ठीक है। हेडेक, ए से आ जाएगा अल्टर सेंसोरियम, आर से आ जाएगा रेस्टलेसनेस, डी से आ जाएगा डायलेमा, टी से आ जाएगा ट्रेमर, आई से आ जाएगा इनकोऑर्डिनेशन, पी से आ जाएगा परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, आर से आ जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सी से आ जाएगा कन्वल्सन्स एंड सी से आ जाएगा कोमा। क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है तो मोस्टली इसके साइन एंड सिम्टम्स वो कुछ तो ओवरऑल बॉडी के हैं और कुछ जो रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से, जैसे हेडेक नर्वस सिस्टम वाला है, अल्टर सेंसोरियम, रेस्टलेसनेस, डायलेमा, ट्रेमर्स, इनकोऑर्डिनेशन, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, ये आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट तो CNS से ही हैं, कन्वल्सन्स एंड कोमा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, जो कि है C और B। इन्हें याद ऐसे नहीं करना है, ये नॉर्मल ही है, कंजेशन, साइनोसिस एंड ब्रेन इडीमा, एंड इसके साथ साथ ब्रेन हेमरेज याद कर सकते हो। अगर आपको याद ट्रिक से ही करना है तो B2 और C2 से कर सकते हो, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन इडीमा, साइनोसिस एंड कंजेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि PDF में भी आपको मिल जाए, B2 एंड C2, ठीक है। चलिए, तो B2 से आ जाएगा ब्रेन इडीमा एंड ब्रेन हेमरेज, C से आ जाएगा कंजेशन एंड साइनोसिस। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो ABC एयरवेज देखेंगे, ब्रीथिंग देखेंगे एंड सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है। उसे सही से सांस आ रही है, उसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सही से, यानी दिल धड़क पा रहा है, और उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे। गैस्ट्रिक लैवेज कराएंगे विद एक्टिवेटेड चारकोल। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, बैच 2022 के पेपर में, जो कि 2026 में हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था गैस्ट्रिक लैवेज का। वहाँ पे पूरा प्रोसेस का क्वेश्चन आया था। तो गैस्ट्रिक लैवेज क्या होता है, जिसमें आप एक ट्यूब डालते हैं और जिससे आप जो पॉइजनस कंटेंट है उसको रिमूव किया जाता है विद एक्टिवेटेड चारकोल। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक्टिवेटेड चारकोल को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल का एक्सेप्शंस कम है, या फिर कहो कि कम, बहुत ना के बराबर है, क्योंकि जब हम KMNO4 यूज़ करते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस है, बट चारकोल एक्ट करता है कि एडसॉर्बेंट की तरह, यानी वो पॉइजन को अपने ऊपर बिठा लेता है, बट KMNO4 तो रिएक्ट करेगा, राइट। तो एक्टिवेटेड चारकोल पॉइजन को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर बाहर निकल जाता है। इसलिए ये अच्छा माना जाता है। नाउअडेज़ हमारी बुक्स में तो KMNO4 ही लिखा है, लेकिन आजकल के ज़माने में एक्टिवेटेड चारकोल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी एड्सॉर्बेंट पावर अच्छी है। कंट्रोल कन्वल्सन्स देखो, जब हमें पता चल गया है कि न्यूरोटॉक्सिक है तो उसमें कन्वल्सन्स होंगे। अगर कन्वल्सन्स हो रहे हैं, कोई ऐसा केस है, तो डायज़ेपाम दे देंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। उसके वाइटल्स की क्लोज मॉनिटरिंग किसकी करेंगे, वाइटल्स की करेंगे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद ये जो हमने पढ़ा है, देखिए, मोड ऑफ एक्शन है, साइन एंड सिम्टम्स है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड मैनेजमेंट, ये सारे सबके जनरल हैं, स्पेसिफिक नहीं है, ये कॉमन है, आप किसी में भी लिख सकते हैं, जो 4 हमारी सिलेबस में है। तो अब हम बात करते हैं सबके एक एक की। सबसे पहला आता है कुपिलू, फिर हम पढ़ेंगे अहीफेन, फिर धतूरा, और उसके बाद भांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुपिलू की बात करें तो यहाँ पर AP मीन्स एक्टिव प्रिंसिपल, FD मीन्स फैटल डोज, FP मीन्स फैटल पीरियड, ML इज़ मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट हमने इरिटेंट में शहद से याद किया था, यहाँ पे सबका अलग अलग हमने लिखा है, तो यहाँ पर अलग अलग देखेंगे। कुपिलू,
कुपिलू में एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? स्ट्राइकिन, क्योंकि इसका नाम क्या है? स्ट्राइकनस नक्स वोमिका। इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कि MCQ में भी आ सकता है और ये ऑलरेडी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। 2021 बैच के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसे एक बार देख लेंगे। कुपिलू का नाम होता है स्ट्राइकनस नक्स वोमिका, इसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है स्ट्राइकिन, ठीक है। इसकी फैटल डोज होती है 3 से 100 mg स्ट्राइकिन की, वैसे 1 से 2 सीड। फैटल पीरियड 1 से 2 घंटे, क्योंकि ये जल्दी मार देता है, घातक होता है ना। एक्सीडेंटल पॉइजन, एक्सीडेंटली खाया जाता है। अहीफेन की बात करें तो अहीफेन का एक्टिव प्रिंसिपल मॉर्फिन एंड कोडीन होता है। इसका नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। इसकी मात्रा 200 mg मॉर्फिन की होती है। अब आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ 30 से 100 थी, यहाँ पे 200 ये बढ़ गई है, ठीक है। इस तरह से 6 से 12 घंटे में, क्योंकि टाइम भी देखो बढ़ गया है, यहाँ से 1 से 2 था, यहाँ पे 12 हो गया। इसका मतलब समझते हो, जिसकी डोज कम है, जिसका टाइम कम है, वो ज़्यादा डेंजर है ना, वो ज़्यादा डेंजरस है। मेरी आवाज़ पर आप बिल्कुल भी फोकस ना करें, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी अलग अलग लग रही है, बोलने में भी कष्ट हो रहा है। तो 6 से 12 घंटे इसका फैटल पीरियड है और ये सुसाइडल है। ये क्या है? सुसाइडल है, इसे याद रखेंगे। और जब ये सुसाइडल है तो इसका जो एंटीडोट होता है वो नैलेक्सोन है, याद रखेंगे। ये पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में, MCQ में पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर उन्हें पेपर भारी बनाना है तो ये ऐसी ही चीज़ें देंगे कि इसका ट्रीटमेंट बताओ, एंटीडोट बताओ, तो इसका एंटीडोट है नैलेक्सोन, अहीफेन का। समझ आ रहा है? तो अहीफेन, देखो अहीफेन के कुछ अब स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, वो हम देखेंगे, उसे याद करेंगे। देखो अहीफेन में P आ रहा है तो P से याद करेंगे, P, C और R। तो P से आ जाएगा पिन पॉइंट प्यूपिल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अहीफेन में पिन पॉइंट होता है, कैसे याद करोगे? अहीफेन में P आ रहा है, अहीफेन P, ठीक है, P, तो इस P से आता है PCR आएगा वैसे तो, और PCR के P से आता है पिन पॉइंट प्यूपिल। C से आ जाएगा कोमा, R से आ जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब इसका नाम है अहीफेन। अही तो कहते हैं सर्प को, फेन मतलब झाग, तो इसमें एक लक्षण होता है फ्रॉथ का, ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं धतूरा की। धतूरा का एक और नाम है रोड साइड पॉइजन। इसे क्या कहा जाता है? रोड साइड पॉइजन। देखो स्टूपीफाइंग है, मदकारी है, ठीक है। रोड साइड पॉइजन इसे कहा जाता है। इसका नाम है धतूरा स्ट्रेमोनियम और इसका एक्टिव प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट्रोपिन। धतूरा का एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एट्रोपिन, ठीक है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 50 to 100 mg या फिर 60 to 100 सी। देखो मैंने 50 to 100 इसलिए लिखा है कि ये याद करने में ईजी होता है। एग्जैक्टली बुक्स में तो 60 to 100 mg ही है या 60 to 100 सीड है, लेकिन अगर आपको इजीली याद करना है तो 50 to 100 याद करने में ईजी हो जाता है, तो इसलिए 24 आवर्स इसका फैटल पीरियड है। स्टूपीफाइंग है, ठीक है, मदकारी है और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अहीफेन में PCR बताया था, धतूरा में याद करते हैं हम 9 Ds। धतूरा में क्या याद करते हैं? 9 Ds। अब वो 9 Ds क्या होते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलो, जो खाने में दिक्कत होती है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होता है, डायलेशन ऑफ पिपल होता है, ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट यानी लॉस ऑफ बैलेंस, ठीक है, लड़खड़ा के चलता है, डेलीरियम जैसे नशे में इंसान चलता है इस तरह का गेट हो जाता है। गेट का मतलब होता है चलने वाली चाल मतलब वो कैसे चाल से चल रहा है। तो जो नशा करते हैं वो लड़खड़ा के चलते हैं, ठीक है, तो इसका यही एक लक्षण है। ड्राउजीनेस, प्रोग्रेशन इन टू स्टूपोर एंड कोमा, यानी उसे अपना होश नहीं रहेगा, ठीक, बेहोश हो जाएगा। तो ये धतूरा के 9 D थे, ये आपको याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धतूरा अगर क्वेश्चन पूछेगा ना धतूरा का
जैसे 2022 बैच 2026 ईयर में, ठीक है, क्वेश्चन आया था धतूरा से जिसमें साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए थे, राइट। तो उन साइन एंड सिम्टम पूछने का एग्जामिनर का मकसद 9D ही देखना था, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो धतूरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं कैनाबिस सटाइवा यानी भांग। इसमें क्या होता है, कैनाबिनॉल NCBD यूफोरिया यानी एक्साइटमेंट कॉज करता है। यूजुअली नॉन फैटल, अगर वैसे तो ये फैटल नहीं है, नहीं किसी को मारता है, लेकिन अब आप ही मुझसे कहें कि नहीं मुझे जानना है फिर भी इसकी क्या डोज होगी फैटल डोज, तो मैं कहूँगी कि 30 mg पर kg। तो अगर आपका वेट मान लीजिए 50 kg है तो 30 × 50 mg आपकी मात्रा फैटल डोज हो जाएगी। 1 kg के लिए 30 है तो 50 kg के लिए 50 × 30 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसा है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। एक्सीडेंटल पॉइजन है, क्योंकि वैसे तो नॉन फैटल, अब कोई ज़्यादा ही खा ले तो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे हमने इरिटेंट और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन का पैटर्न फॉलो किया था, वहाँ पर भी हम सेम तरह ही फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं तो ये GI में आता है, जहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये कार्डिक एरिथमिया कॉज करता है, जिससे कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, मोड ऑफ एक्शन होता है कि जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं तो वो GI में जाता है, जहाँ से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और कार्डिक एरिथमिया करता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो GIT पर NAV नाउ होता है, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिट। CNS पर होता है कन्वल्जन्स एंड डिजीनेस, वीकनेस एंड गिडीनेस। और जो CVS का होता है वो होता है हस्बी, हाइपोटेंशन, एरिथमिया, सडन कार्डिक अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर पल्स, ठीक है। नाउ फिर आता है CNS पे और CVS पे आ जाएगा हमारा हस्बी यानी हाइपोटेंशन, एरिथमिया, सडन कार्डिक अरेस्ट, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर पल्स। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो कंजेशन, साइनोसिस, GI इरिटेशन मिलेगा, ब्रेन एडिमा मिलेगा, पेटिकियल हेमरेज मिलेगा। पेटिकियल हेमरेज इज अ पिन पॉइंट हेमरेज लाइक दिस, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इस तरह से पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑल ओवर द लंग्स, ब्रेन, हार्ट, ठीक है। कंजेशन पेटिकियल हेमरेज होता है। कंजेशन का मतलब है वहाँ पे ब्लड भर जाना। साइनोसिस मतलब ब्लड, हमारा जब डेथ हो जाती है तो ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो ब्लड कैसा हो जाता है, ब्लू। तो ब्लू होने की वजह से बॉडी ब्लू हो जाती है या ऑर्गन्स ब्लू हो जाता है, उसे साइनोसिस। सैन का मतलब तो ब्लू होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। ABC एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करो। गैस्ट्रिक लैवेज विद एक्टिवेटेड चारकोल, मैंने बताया है आपको कि एक्टिवेटेड चारकोल क्यों यूज़ करते हैं लास्ट वीडियो में। एरिथमिया देखो, जैसे हमने न्यूरोटॉक्सिक में पढ़ा था कि वहाँ पर कन्वर्जन्स के लिए डायज़ेपाम देते हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूरोटॉक्सिक था, वो नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहा था। ये कार्डिक पॉइजन है तो ये हार्ट पे एक्ट करेगा, तो इसमें अगर एरिथमिया हो रहा है तो लिडोकैन, ECG, ठीक है। इसके बाद हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले वत्सनाभ, और यहाँ पर उसका लिखा है एक्टिव प्रिंसिपल, फैटल डोज, फैटल पीरियड एंड मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो वत्सनाभ का नाम है एकोनाइटम फेरोक्स, जिसका एक्टिव प्रिंसिपल एकोनाइटिन एंड सूडो एकोनाइटिन है, जिसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम है रूट की। और अगर बात करें एकोनाइटिन की तो 2 से 4 mg है, ठीक है। आप इसमें mg याद रखेंगे और ये ग्राम में है, ठीक है। 2 से 6 घंटे फैटल पीरियड है और ये मोस्टली सुसाइडल होता है। करवीर की बात करें तो नीरियम, ओलिएंडर, नीरीन, ओलिएंड्रीन एंड कैराबीन। कैसे याद करोगे, नीरियम से नीरीन, ओलिएंडर से ओलिएंड्रीन, करवीर से कैराबीन। 15 से 20 ग्राम अगर इसकी रूट का सेवन किया जाए या फिर 5 से 10 पत्ती भी घातक होती है। 24 घंटे का टाइम है। सुसाइडल होता है एंटी डिगॉक्सिन।
इसका जो एंटीडोट है वो एंटी डिकॉक्सिन है, इसे याद रखेंगे। अब हम डिजिटैलिस पढ़ेंगे जो कि डिकॉक्सिन इसी में मिलता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? डिजिटैलिस परप्यूरिया। इसमें एक्टिव प्रिंसिपल होता है डिकॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। मात्रा 15 से 30 mg या 2 से 3 पत्ती। फैटल डोज, फैटल पीरियड 1 से 2 दिन, एक्सीडेंटली होता है। बात करें टोबैको की, जिससे हम वाकिफ हैं, जिसमें एक्टिव प्रिंसिपल निकोटीन होता है। मात्रा जैसे मैंने आपको पहले न्यूरोटॉक्सिक में बताई थी कि है तो 60 to 100 mg, लेकिन आप 50 to 100 ईजिली याद कर सकते हो। 1 से 2 सिगार मिनट टू आवर्स, क्योंकि सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है। इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पास होने की ज़रूरत नहीं है, तो एकदम ही लंग्स में जाके मिनट टू आवर्स में डेथ कॉज कर देता है। आवर्स भी नहीं, सिर्फ मिनट्स में ही काम खत्म। एक्सीडेंटल होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि अच्छा ये मात्रा भी फैटल होती है। सेरेब्रा ओडोलम की बात करें तो इसमें एक्टिव प्रिंसिपल सेरेब्रिन एंड सेरिबेरोसाइड होता है। इसमें एक सीड, ये मैंने याद ऐसे किया है कि सेरिबेरोसाइड, सेरिब्रा ओडोलम, सेरिब्रा तो सीड, सेरिब्रा तो एक सीड, ठीक है। यानी सेरिब्रा, से सेरिब्रा और से सीड। 12 से 24 घंटे इसे कहते हैं सुसाइडल ट्री। इसे क्या कहा जाता है? सुसाइडल ट्री, क्योंकि साउथ इंडिया में इसे सुसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ तक हमारा तीनों पॉइजन कवर हो चुके हैं, जो कि एक एक हमने पढ़ा था। सबसे पहले इरिटेंट, फिर न्यूरोटॉक्सिक और फिर कार्डिक। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।